हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में, यानी कि इंडियन रिवर्स के बारे में। तो देखिए, ये ज्योग्राफी का एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, ये ज्योग्राफी का एक मैप पर आधारित टॉपिक है, जिसको आप अगर मैप से समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं मैप के साथ साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही वीडियो को एंड में मैंने आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी रखा है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए, इंडियन रिवर्स को जानने से पहले आपको ये 3 वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इन वर्ड्स को समझ गए तो उसके बाद आपको आगे के टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये 3 वर्ड्स हैं, रिवर यानी कि नदी, रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र, और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। तो आखिर ये होता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नदी के बारे में, यानी कि रिवर के बारे में। तो देखिए, जब भी हम ये रिवर वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही इमेज बनती है कि बहता हुआ पानी, जो कि एक बड़े एरिया में बह रहा है और एक फिक्स डायरेक्शन में जाता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं रिवर। फॉर एग्जाम्पल, गंगा एक मेन रिवर है। अब उसके अंदर इंक्लूड हुई यमुना नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ होती हैं जो कि उसके अंदर जाके मिल जाती है। तो ऐसे में उस मेन नदी का जो वाटर फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। तो इन छोटी छोटी नदियों को ही हम सहायक नदियाँ कहते हैं। और मेन रिवर और इन छोटी छोटी रिवर से ये जो सिस्टम बन गया, नदियों का जो जाल बन गया, इसी को हम कहते हैं रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र। तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर ऐसे ही बहुत अलग अलग जगह पे रिवर सिस्टम होते हैं। और अगर हम इन सभी रिवर सिस्टम को मिला दें तो इन्हीं को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र, जिसके अंदर बहुत सारे रिवर सिस्टम इंक्लूड होते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है ये। अगर एक लार्ज अमाउंट में वाटर किसी बड़े एरिया में फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिवर। और जब एक मेन रिवर के साथ साथ उसमें छोटी छोटी रिवर्स भी इंक्लूड हो जाती है, तो इस तरीके से जो नदियों का जाल सा बन गया, इसी को हम कहते हैं रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र। और ऐसे ही बहुत सारे नदी तंत्र मिलकर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र बनाते हैं। तो देखिए, भारत के अंदर जो अपवाह तंत्र है यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालय अपवाह तंत्र यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए, जो हिमालय अपवाह तंत्र है, बेसिकली इसके अंदर वो रिवर्स या फिर वो रिवर सिस्टम इंक्लूड होगा जिनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है। और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इसके अंदर बेसिकली वो रिवर सिस्टम और वो रिवर्स शामिल होंगे जो बारिश के पानी उससे क्रिएट होते हैं, बनते हैं। तो देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर बेसिकली 3 नदी तंत्र शामिल हैं। तो इन्हीं 3 नदी तंत्रों से मिलकर हिमालय अपवाह तंत्र बनता है। तो पहला है सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम, और दूसरा है गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, और इसके बाद तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो देखिए, यही 3 रिवर सिस्टम हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करते हैं, हिमालय अपवाह तंत्र बनाते हैं। और अगर हम दूसरी ओर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें, तो इसके अंदर नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां मिलकर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इंडिया के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हिमालय वाला और दूसरा है पेनिनसुलर इंडिया वाला। तो देखिए, जो हिमालयन नदियां होती है, उसके अंदर जो जल होता है वो 2 साल भर रहता है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, ये बेसिकली बारिश के पानी पर डिपेंड होती है। अगर बारिश कम हुई तो ऐसे में इन रिवर्स के अंदर जो वाटर फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है। और जो हिमालय नदियां हैं, बेसिकली जिसके अंदर हम इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सभी रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं। तो हिमालय अपवाह तंत्र यानी कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को आप इस मैप के थ्रू भी समझ सकते हो। देखिए, जितना ज़्यादा आप मैप को देखोगे, समझोगे, तो उससे आपका जो कंसेप्ट होगा वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए मैंने इस तरीके के मैप्स यहाँ पर लगाए हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ सके और आपको ये देखकर अच्छे से समझ में आ सके और आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में।
तो मैं आपको बता दूं ये जो सिंधु नदी है यानी कि इंडस रिवर है, ये बेसिकली तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है उसके पास से ये निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो कि 3 देशों से होकर बहती है। पहली है चाइना, दूसरी है भारत और उसके बाद ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो चीन के अंदर ये तिब्बत से निकलती है, उसके बाद लद्दाख से होते हुए ये भारत के अंदर एंटर करती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत के अंदर दमचोक जो कि लद्दाख के अंदर है उसके पास से होते हुए इंडिया के अंदर एंटर करती है। गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर ये पाकिस्तान में बहती है और लास्ट में ये कराची के पूर्व में अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये थी पूरी जर्नी इंडस रिवर सिस्टम की, इंडस रिवर की। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये जो इंडस रिवर है ये मानसरोवर के पास से निकलती है और ये इंडिया के अंदर दमचोक दर्रे से गुजरते हुए इंडिया के अंदर एंटर करती है लद्दाख से होते हुए और ये 3 देशों से होकर बहती है। पहली है चीन, उसके बाद फिर ये इंडिया में आती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है और इसका मुहाने की बात करें तो ये अरब सागर में जाके गिरती है और इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिरने से पहले इसके अंदर 5 और सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं और ये 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये 5 रिवर्स हैं जो कि सिंधु नदी में आके मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी के जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है, इसीलिए इनको सहायक नदियाँ कहते हैं। तो आपको इसके नाम को याद रखना है, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये 5 नदियां हैं। दोबारा रिपीट कीजिए, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ये 5 रिवर्स मिलकर जो इंडस रिवर के अंदर ये मिल जाती है और ये इंडस रिवर के वाटर फ्लो को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो ये मेन रिवर है सिंधु नदी, जिसके अंदर ये 5 नदियाँ आके मिल रही है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की इन सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने आपको सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ बताई थी, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 नदियाँ हैं। ये आपको 2-3 बार अगर आप रिपीट करते हो तो आपको ये तुरंत ही याद हो जाएगा, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सतलुज रिवर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ये जो सतलुज रिवर है ये बेसिकली तिब्बत के अंदर जो मानसरोवर झील है उसी के पास में एक राक्षस ताल है, वहां से ये नदी निकलती है जो कि तिब्बत से होते हुए इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है। उसके बाद ये पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो सतलुज रिवर है ये पहले चेनाब नदी में मिलती है, फिर ये चेनाब नदी इंडस रिवर में जाके मिल जाती है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि सतलुज नदी इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए सतलुज नदी। तो ये तो हमने बात की सतलुज नदी के बारे में। इसके बाद अब हम बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं ये जो व्यास नदी है ये सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। हालांकि जो व्यास नदी है ये सबसे पहले सतलुज रिवर में मिलती है, फिर सतलुज रिवर चेनाब नदी में मिलती है, फिर चेनाब नदी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके उद्गम स्थल के बारे में तो व्यास नदी बेसिकली व्यास कुंड से निकलती है और अगर दर्रा पूछा जाए तो रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और फिर ये पंजाब में एंटर करने के बाद सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। और इसके बारे में आपको एक और बात ध्यान रखना है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूरी तरीके से भारत के अंदर बहती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो रावी नदी है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए रवि नदी और व्यास नदी दोनों का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रा है। तो इसे आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि रवि नाम का एक लड़का था जिसे प्यास लगी थी और उसने रो रो के सभी को तंग कर दिया था। तो देखिए इस ट्रिक के अंदर मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि रवि नाम का एक लड़का था, तो रवि से हो जाएगा रावी नदी, जिसे प्यास लगी थी तो प्यास से हो जाएगा व्यास नदी, और जिसने रो रो कर सबको तंग कर दिया था तो रो रो के तंग से हो जाएगा रोहतांग। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि रावी नदी और व्यास नदी ये दोनों ही नदियाँ रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ट्रिक मैंने आपको क्या बताई कि रवि नाम का एक लड़का था जिसको प्यास लगी थी तो उसने रो रो कर सबको तंग कर दिया, तो रवि से हो जाएगा रावी नदी, प्यास से हो जाएगा व्यास नदी और रो रो के तंग कर दिया से हो जाएगा रोहतांग दर्रा।
तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो कि पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये पंजाब की सबसे छोटी नदियों में से एक है। तो इसके बाद सिंधु नदी की जो अगली सहायक नदी है वो है चेनाब नदी। तो मैं आपको बता दूं ये जो चेनाब नदी है ये निकलती है बारालाचा दर्रा से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो चेनाब नदी के उद्गम स्थल को आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चुनाव, चेनाब से आपको याद रखना है चुनाव। तो चुनाव में जो नेता होते हैं वो बड़े बड़े लालच देते हैं, तो बड़े बड़े लालच से हो जाएगा बारालाचा दर्रा। तो चुनाव में जो नेता होते हैं वो बड़े बड़े लालच देते हैं, तो चुनाव से हो जाएगा चेनाब और बड़े बड़े लालच से हो जाएगा बारालाचा दर्रा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो एक ट्रिक के माध्यम से। और मैं आपको बता दूं ये जो चेनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि बेसिकली दो नदियों से मिलके बनती है। जो पहले चंद्रा और भागा ये दो नदियां थी, जो कि आगे चलकर मिलती है और चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। और यही चंद्रभागा नदी आगे हमें चेनाब नदी के रूप में जानी जाती है, जो कि सीधे जाके इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो इसके बाद जो अगली सहायक नदी है वो है झेलम नदी, जो कि निकलती है शेषनाग झील से, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो देखिए झेलम नदी के उद्गम स्थल को आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो शेषनाग का जो जहर होता है उसको कोई भी नहीं झेल सकता। तो बस इसी तरीके से आपको याद रखना है कि शेषनाग से हो जाएगा शेषनाग झील और झेल नहीं पाएगा से हो जाएगा झेलम नदी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान की तरफ बहती है। इसके बाद ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम इन सब में से सबसे ज़्यादा पश्चिम वाली ये नदी है। सो आई होप अब आपको सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये सभी नदियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही है पूरा सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम, जिसके अंदर इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज शामिल होती है यानी कि सहायक नदियाँ शामिल होती हैं। और ये 6 की 6 नदियाँ मिलकर बहुत बड़े एरिया को सींचती है, वहाँ पर जल उपलब्ध कराती है। इसीलिए इन रिवर्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ यानी कि टोटल ये जो 6 नदियाँ हैं ये बेसिकली भारत और पाकिस्तान इन्हीं दो देशों के अंदर सबसे ज़्यादा बहती है। तो इसीलिए इन दोनों ही देशों ने इसके जल को लेकर एक समझौता बनाया, जिसे हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। और इस समझौते के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में इन 6 नदियों के जल को बंटवारे के लेकर बात की गई है। तो सिंधु नदी जल समझौते के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि 1960 के अंदर ये समझौता हुआ था, जो कि विश्व बैंक ने कराया था। और इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि जो पूर्व की नदियाँ होंगी यानी कि व्यास, रावी और सतलुज, इन नदियों पर भारत का कंट्रोल होगा। और जो पश्चिम की नदियाँ होंगी यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, इन नदियों के ऊपर पाकिस्तान का डायरेक्टली कंट्रोल होगा। तो आपको इस एग्रीमेंट के बारे में बस ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम। तो चलिए अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में यानी कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए जैसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर सिंधु नदी तंत्र बनाती है, इसी तरीके से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर गंगा नदी तंत्र बनाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सिंधु नदी की तो कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, तो फिर गंगा नदी सबसे लंबी नदी कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर तो है, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी लंबाई बहुत ही कम है, क्योंकि सिंधु नदी का जो पार्ट है वो पाकिस्तान में होकर बहता है। तो इंडिया के अंदर बेसिकली वो लद्दाख से ही होके गुजरती है। लेकिन अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और इंडिया के अंदर ये 2071 किलोमीटर तक तय करती है। और इसकी जो बाकी लंबाई है वो बांग्लादेश में बहती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में यानी कि इसके ओरिजिन के बारे में कि आखिर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तो मैं आपको बता दूं कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दो नदियां जब आपस में मिलती है देवप्रयाग के अंदर, तो उसके बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अलकनंदा नदी है ये बेसिकली निकलती है सतोपंत हिमानी ग्लेशियर से, और जो भागीरथी नदी है ये निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। और ये दोनों ही नदियां मिलती है देवप्रयाग में, जिसके बाद इस संयुक्त नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है।
तो इस तरीके से उत्तराखंड के अंदर ये नदी बनती है। तो उत्तराखंड से निकलकर ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में बहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही गंगा नदी वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो उसके बाद फरक्का के पास में जो गंगा नदी है ये दो शाखाओं में, दो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसमें से गंगा नदी की एक धारा जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है ये भारत के अंदर ही बहती है, जो कि पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। और इसकी जो दूसरी धारा बनती है उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यानी कि अगर हम गंगा नदी के फ्लो को देखें तो सबसे पहले ये उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, फिर बिहार से पश्चिम बंगाल में एंटर करती है और पश्चिम बंगाल में आने के बाद फरक्का से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो गंगा नदी की जो एक धारा है जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है तो पश्चिम बंगाल के लोग उसे हुगली नाम से पुकारते हैं। और जो गंगा नदी की दूसरी धारा है जो कि भागीरथी के नाम से प्रवेश करती है बांग्लादेश के अंदर, तो जब ये बांग्लादेश के अंदर जाती है तो बांग्लादेश के लोग इस नदी को पद्मा के नाम से पुकारते हैं। तो अलग अलग जगहों पर नदियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये जमुना और पद्मा आपस में मिलती है तो इसको संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। और यही बांग्लादेश के अंदर जो मेघना नदी है ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र का प्रवाह समझाया कि किस तरीके से गंगा नदी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी को 2008 के अंदर राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी का भारत के अंदर प्रवाह का क्रम क्या है, तो सबसे पहले ये उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर बिहार से बहते हुए ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि गंगा नदी में मिलकर गंगा नदी के जल स्तर को बढ़ा देती है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी गंगा नदी के दाएं तट पर है और कौन सी नदी गंगा नदी के बाईं ओर से आके मिलती है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी नदियाँ गंगा नदी के दाईं ओर से आके मिलती है तो उसमें नाम आएगा यमुना, सोन और दामोदर नदी। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सी नदियाँ गंगा नदी के बाएं ओर से मिलती है तो उसमें नाम आएगा गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा। ये सारी वो नदियां हैं जो कि गंगा नदी के दाएं ओर से मिलती हैं। तो इसे आप इस मैप के थ्रू भी समझ सकते हो जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में जो कि है यमुना नदी। तो मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी बंदरपूछ पहाड़ी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। और ये जो नदी है ये उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए बहती है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इस नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी की भी कई सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा और केन। तो ये सभी वो सहायक नदियां हैं जो कि यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती हैं। और ये यमुना नदी आगे चलकर प्रयागराज के अंदर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये तो हमने बात कर ली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना के बारे में। तो इसके अलावा गंगा नदी की और भी सहायक नदियां हैं, तो चलिए उसके बारे में भी हम बात कर देते हैं। तो गंगा नदी की जो दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है घग्गर नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार के अंदर छपरा के अंदर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और ये नदी उत्तराखंड से निकलती है जो कि यूपी से होते हुए बिहार के छपरा में जाकर ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर इस घाघरा नदी को करनाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगा नदी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी लाने वाली सहायक नदी है। तो इसके बाद जो अगली सहायक नदी है वो है गंडक नदी, जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। और ये नेपाल से निकलने के बाद बिहार में पटना के पास ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। नेपाल के अंदर इस गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है कोसी नदी, जो कि तिब्बत नेपाल से निकलती है और ये बिहार के कटिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इस नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है।
इसके बाद जो अगली सहायक नदी है वो है गोमती नदी, जो कि गोमत ताल से निकलती है, जो कि यूपी के अंदर है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये गाजीपुर यूपी के अंदर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ही बहती है। इसके बाद जो अगली सहायक नदी है वो है रामगंगा, जो कि गढ़वाल हिमालय से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। और ये कन्नौज यूपी के पास आकर ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद जो अगली सहायक नदी है वो है सोन नदी। तो मैं आपको बता दूं कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि पटना के पास आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो अगली सहायक नदी है वो है दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि झारखंड के अंदर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो गंगा नदी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बनती है हुगली नदी और दूसरी बनती है भागीरथी नदी। तो जो हुगली नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है, तो उसी नदी के अंदर ये दामोदर नदी आके मिल जाती है। और इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बाढ़ भी आ जाती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भी इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ये सभी थे गंगा नदी की सभी प्रमुख सहायक नदियाँ और इनके बारे में सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर होता है हमारा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट। तो इसके बाद हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर जो तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी सिंधु नदी की तरह मानसरोवर के पास से निकलती है। तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये तिब्बत से निकलकर भारत से होते हुए बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश के अंदर इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और यही जमुना नदी आगे चलकर पद्मा नदी से मिलेगी और दोनों को संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाएगा आगे चलकर। और यही मेघना आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नदियों को अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इसीलिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी को अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम के अंदर इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश के अंदर इस नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। तो नदी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आपको इस नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश इन 3 देशों से होकर बहती है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी ये तीनों ही नदियाँ जो है मानसरोवर के पास से निकलती हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जब ये दोनों ही नदियाँ मिलती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे उन रिवर्स के बारे में जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के लेफ्ट साइड से आकर मिलती हैं। तो इसके अंदर नदियां हैं तिस्ता नदी, सुबरसिरी नदी, कमेंग नदी और मानस नदी। तो ये वो नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के लेफ्ट साइड से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि राइट साइड से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में, जिसके अंदर है दिबांग नदी, लोहित नदी, बराक नदी और कपिली नदी। तो इन सभी रिवर्स को आप मैप पर भी देख सकते हो, जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो इन सभी नदियों में से 3 नदियों के बारे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी है, जिसमें पहली नदी है तिस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है और ये सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा लोहित नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बराक नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये मणिपुर हिल्स से निकलती है। तो ये सभी थे ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है हिमालय अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, यानी कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में।
तो मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां मिलकर ये जो नदियों का जाल है इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है ये हिमालय नदी तंत्र के कंपैरिजन में काफ़ी इनको ओल्डर माना जाता है, प्राचीन माना जाता है। और इसके अंदर जितनी भी रिवर्स हैं इनको मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो पानी होता है वो वर्षा के जल पर निर्भर होता है। अगर वर्षा कम हुई तो इन नदियों के अंदर जो पानी का लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर बहुत सारी दक्षिण भारत की नदियाँ आती है, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी। तो ये सभी वो नदियाँ हैं जो कि मिलकर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बनाती हैं। और इनमें से 3 नदियां ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं और बाकी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन 100% पूछ ही लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदा, ताप्ती और माही ये 3 नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जो बाकी की बची हुई नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सभी वो नदियां हैं जो कि डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी रिवर्स को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी में से एक है। और ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से अभ्रंश घाटी से बहती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से मेनली 2 नदियां निकलती हैं, एक है नर्मदा नदी और दूसरी है सोन नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं अगली नदी के बारे में, जो कि है ताप्ती नदी यानी कि तापी रिवर के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो तापी नदी है ये मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए बंगाल की अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश के धार के पास विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। और ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसके अलावा माही नदी के बारे में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो जिसे आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हो, ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी रिवर है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की अगली नदी के बारे में, जो कि है गोदावरी नदी। तो मैं आपको बता दूं ये जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के अंदर नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी कई प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जैसे इंद्रावती, पेनगंगा और प्राणहिता। तो इसके बाद जो अगली प्रायद्वीपीय नदी है वो है कृष्णा नदी। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और इसे आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो कृष्णा जी थे वो कितने ज़्यादा महाबली थे, तो महाबली से हो जाएगा महाबलेश्वर। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो कृष्णा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की कई सहायक नदियां भी हैं, जैसे तुंगभद्रा, भीमा और कोयना। तो ये इन सब की सहायक नदियां हैं। तो इसके बाद जो अगली प्रायद्वीपीय नदी है वह है महानदी। तो मैं आपको बता दूं कि महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसे आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो महानदी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा विशाल है कि इसके सामने जो भी आता है ये नदी उसको स्वाहा कर देती है। तो स्वाहा से याद रखना है आपको सिवाहा, यानी कि जो महानदी है वो सिवाहा पहाड़ी से निकलती है।
जिसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद आती है कावेरी नदी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटका के अंदर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और ये कर्नाटका से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी हमने दक्षिण भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात किया। तो एक बार इन सभी नदियों को एक बार तुरंत ही स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की नर्मदा नदी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है और ये सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये भ्रंश घाटी से होके बहती है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। इसके बाद आती है ताप्ती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बेतुआ जिले से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप ये बाकी रिवर्स के भी एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस PDF का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली नदी है काली नदी, जिसे शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये जो नदी है उत्तराखंड से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर है और ये नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये घग्गर नदी से जाके मिल जाती है और ये नदी भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। इसके बाद जो अगली प्रमुख नदी है वो है पेनियार नदी, जिसे पेन्नार नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये जो नदी है ये नंदी दुर्गा हिल्स से निकलती है, जो कि कर्नाटका के अंदर है, जिसकी कुल लंबाई 557 किलोमीटर है और ये कर्नाटका से निकलकर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये दक्षिण भारत की ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसके बाद जो अगली रिवर है वो है स्वर्ण रेखा नदी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये छोटा नागपुर पठार रांची के निकट से झारखंड से निकलती है और ये झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जमशेदपुर है वो इसी नदी के तट पर बसा है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड की प्रमुख पहाड़ी नदी है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है लूनी नदी, जो कि राजस्थान के अंदर अजमेर जिले के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसके नाग पहाड़ी से ये रिवर निकलती है और ये रिवर राजस्थान से निकलकर गुजरात तक जाती है और ये जो नदी है ये गुजरात के रण के कच्छ के अंदर ही जाके समाप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। इसीलिए ये राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि लार्जेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान है, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर ही खत्म हो जाती है। इसका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसलिए इसको हम सॉल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं और ये अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है, ये बीच में ही गायब हो जाती है। तो यहाँ पर होते हैं आपकी सभी इम्पोर्टेंट रिवर्स का। बाकी जो इसके प्रैक्टिस सेट है वो आपको इसके PDF में मिल जाएगा और जो PDF का लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर भी एक वीडियो लाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।